वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल इन दिस बैच जिसका नाम है 30 दिन ऑडिट इन। और ये 30 दिन ऑडिट इन नाम क्यों रखा है इस बैच का? क्योंकि इन 30 दिनों में हम पिन पॉइंटेड फोकस स्टडी करेंगे। डिटेल्ड ऑडिटिंग आपने पढ़ रखी है, जैसी भी पढ़ रखी है, जहां से भी पढ़ रखी है, इतना टाइम मिल गया, दो चार जगह और ट्राई मार लिया होगा। पर मुझे मालूम है कि पढ़ोगे कहीं से भी, लिखोगे यहीं से ही और पास भी होगे यहीं से ही। तो सब ट्राई कर लो, अंत में एक ही बात समझ में आएगी कि जो हमारी कॉपी है और जो हमने पढ़ा है वही इम्पोर्टेंट है। और अब जिन लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा है लेकिन इस बैच को ज्वाइन किया है, तो एक आध दिन आपको मेरी ट्यूनिंग बैठने में लगेगा, बट एवरीथिंग विल बी नॉर्मल देन। चल, तो अब हम शुरू करते हैं 30 दिन ऑडिट इन। इस 30 दिन ऑडिट इन का एक पूरा टाइम टेबल मैंने आपको भेजा है। वो टाइम टेबल मैं भी आपके साथ शेयर कर लूंगा ऐप पर। और ऐप पर मैं आपके साथ जब टाइम टेबल शेयर कर लूंगा तो वो टाइम टेबल आपको मालूम रहेगा। हमने टाइम टेबल आप लोगों के पास होगा। हमने चैप्टर 1 को कितने दिन दिए हैं? 2 डेज, आज का दिन और कल का दिन। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम चैप्टर 1 की थियरी तो पढ़ें। थियरी तो हमने इतनी पढ़ी है, इतनी बार पढ़ी है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। थियरी पढ़ने के साथ साथ हमारे साथ अब हमको जो देखना है वो ये देखना है कि हमें थियरी तो करना ही है, साथ में हमें प्रैक्टिकल भी देखना है। और वो ज्यादा जरूरी है, लिखने की प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए 1.5 घंटे का टाइम लिया है। 1 घंटा जो है वो हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वेरियस एग्जाम्पल्स के साथ अप्लाई करेंगे, और फिर आधे घंटे हम प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। ना, लेट्स मूव। हमने शुरू किया था कि ऑडिट क्या होता है, तो हमें बोला गया था कि साहब ऑडिट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एक टर्म है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एक टर्म है तो आखिर ये टर्म क्या है? व्हाट दिस टर्म एग्जैक्टली इज, इफ इट इज समव्हाट रिलेटेड टू ऑडिट। अगर ये ऑडिट से रिलेटेड है तो ये टर्म फिर है क्या? तो हमने कहा था कि इस टर्म का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो टर्म का छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ये टर्म कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करती है। हमने ये देखा था कि दिस टर्म इज समवेयर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करती है। तो हमने कहा था जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन एसिड 200 के अंदर दी गई है, और ये डेफिनेशन एसिड 200 बोलती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो एसिड 200 ने हमको कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है। किसका स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जिसमें रिलेटेड नोट्स शामिल है। तो हमने कहा स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? तो हमको बोला गया कि सर स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे शेड्यूल 3, अपनी मर्जी से हम अपनी मर्जी से हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर तो प्रिस्क्राइब्ड होता है। तो एक स्ट्रक्चर होता है, अपनी मर्जी से कहीं भी डेबिट क्रेडिट लिख लेना ये नहीं होता, इसलिए स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जिसमें रिलेटेड नोट्स शामिल होते हैं। दे इंक्लूड रिलेटेड नोट्स, यानी नोट्स टू द अकाउंट्स उसके अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, तो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देते हो, इसलिए देते हैं ताकि जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करना है, यूजर कौन होते हैं? गवर्नमेंट होती है, क्रेडिटर होते हैं, डेटर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर होते हैं। दे ऑल आर नोन एज व्हाट? दे ऑल आर नोन एज यूजर्स। तो दे ऑल आर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम
हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर में बना करके प्रेजेंट करते हैं नोट्स के साथ, ताकि हम यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम्युनिकेट कर सकें कि पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस एंड ऑब्लिगेशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोल रहा है वो देखो आप। position of economic resources and obligation at a given point of time and changes therein over a period of time। यानी हम स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जिसमें नोट्स शामिल हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि हम यूजर को कम्युनिकेट कर पाए। क्या कम्युनिकेट कर पाए? पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन। दोस्त, पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन का मतलब होता है असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो बताइए, असेट और लाइबिलिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ दिए हुए होते हैं? दे ऑल आर गिवन इन बैलेंस शीट। एंड चेंजेस देयर इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या होता है? चेंजेस देयर इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि असेट और लाइबिलिटी में जो चेंज होंगे वही तो कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर रिलेटेड नोट्स शामिल हैं। इंटेंडेड टू कम्युनिकेट इसलिए बनाए गए हैं ताकि कम्युनिकेट हो पाए, किसको? यूजर को। क्या कम्युनिकेट हो पाए? कि भाई बैलेंस शीट और P&L मतलब पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस एंड ऑब्लिगेशन। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब असेट, ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब 31st ऑफ मार्च। एंड चेंजेस देयर इन ओवर होल ईयर, पूरे ईयर में जो उनमें चेंज हुए हैं वो भी हम कम्युनिकेट कर पाए। और सुनो, ये जो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होगा ना, ये ऐसे ही नहीं होगा। ये होगा किसके हिसाब से? इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। It should be in accordance with FRF, that is called Financial Reporting Framework. Now, अब हमारी गाड़ी जाकर अटक जाती है कि भाई साहब सब कुछ समझ में आ गया, ये ना समझ में आ रहा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। तो आइए पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन को एक बार और रिवाइज करें। What is the definition of a financial reporting framework, my friend? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, my friend। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ historical financial information, including related notes, including related notes intended to communicate users of financial statement what? Position of economic resources and obligation at a given point of time and changes therein over a period of time in accordance with financial reporting framework। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई? आप तो ऐसे पढ़ो जैसे आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, है ना? सब भूल गए, सब भूल गए तो भी याद करेंगे। याद आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ओके, नाउ व्हाट वी मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है सर? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब एक फ्रेमवर्क जिसमें मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करते हैं। फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ financial statement, either in accordance with the nature of the entity and objective of financial reporting or in accordance with the law or regulation governing the entity। Now what it says, क्या कहना चाहता है ये जरा हम देखें। तो हम देखते हैं what it wants to say। very simple,
that framework adopted by management and those charged with governance in preparation and presentation of financial statement, either in accordance with nature of the entity or objective of financial reporting or in accordance with law or regulation governing the entity, यानी कि मैनेजमेंट। अभी दोष शायद विद गवर्नेंस को भूल जाओ, क्योंकि अपन ने दोष शायद विद गवर्नेंस की डेफिनेशन अभी पढ़ी नहीं है। अपन मान रहे अपने को दोष शायद विद गवर्नेंस नहीं आता, कोई बात नहीं। फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट। आपको इतना तो मालूम है कि बैलेंस शीट और पी&एल बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की है ताकि फ्रॉड एंड एरर ना हो। अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन और एप्लीकेशन की जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की ही है। अकाउंटिंग एस्टिमेट लेने की जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की है। लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना भी किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की है। असेट को सेफगार्ड करना भी किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की है। तो मैनेजमेंट की कई सारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी आ गई, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये मैनेजमेंट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे करे? बोले भाई साहब अपन तो कंपनी है। वेरी गुड। अगर आप कंपनी हो तो मालिक कंपनी के हिसाब से तो आपको बहुत क्लैरिटी से ये ध्यान रखना है कि लॉ और रेगुलेशन गवर्निंग द एंटिटी क्या कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो सर, लॉ एंड रेगुलेशन गवर्निंग द एंटिटी कंपनीज एक्ट ने हमको क्या क्या बोला? अगर मैं लिस्ट बनाने जाऊं मालिक, तो मेरे पास एक लिस्ट आती है कि सर एक तो जो है वो है शेड्यूल 3। अगर मैं लिस्ट लेने जाऊं तो क्या निकलेगी? शेड्यूल 3। बोले साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाओ। फिर सेक्शन 133 आई, उसने कहा भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाओ, या इंड एस लगाओ, तुम पे इंड एस लगते तो तुम इंड एस लगाओ, तुम पे एस लगते तो तुम एस लगाओ। फिर बोलते भैया डेप्रीसिएशन लगाना है तो शेड्यूल 2 के हिसाब से लगाओ। फिर बोलते हैं कि भैया अगर आपको डिविडेंड बांटना है ना, तो सेक्शन 123 124 से लेके 127 तक के सेक्शन है, उस हिसाब से बांटो। फिर बोलते हैं कि मैनेजरियल रेमुनरेशन देना है, सेक्शन 197 198 और शेड्यूल 5 के हिसाब से बांटो। मतलब यार भाई साहब, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है ये बता कौन रहा है? लॉ और रेगुलेशन गवर्निंग द एंटिटी, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करेगा। पहला प्रेफरेंस तो मैनेजमेंट को किसको देना पड़ेगा? लॉ एंड रेगुलेशन गवर्निंग द एंटिटी। पहला प्रेफरेंस तो आपको किसको देना पड़ेगा? लॉ एंड रेगुलेशन गवर्निंग द एंटिटी। सबसे पहला प्रेफरेंस तो वहीं जाएगा ना बंधु, उसके अलावा कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। दैट इज द ओनली प्रेफरेंस यू हैव टू गिव। वेरी सिंपल। तो पहला प्रेफरेंस गया लॉ एंड रेगुलेशंस को। अब मान लो कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, कोई ऐसी कंसर्न है जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है जिस पे कोई लॉ ही नहीं लगता, या पार्टनरशिप कंसर्न है जिस पे लॉ तो लगता है लेकिन लॉ इतना पंगु है कि वो खुद ही नहीं बताता है लॉ कि भाई साहब क्या जिसको कहना चाहिए कि लॉज वो खुद ही नहीं बताता है कि व्हाट शुड बी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो सर ऐसे केस में हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब आपकी नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है। आप कौन हो? बोले सर हम सोसाइटी हैं। क्या करते हो? बोले सर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वेरी गुड। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है? हाँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी के हिसाब से रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेंगे? हाँ। तो आपको जनरल पर्पस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो लगानी ही पड़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आपको लगेंगे लगेंगे, बस उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। एक एंटिटी कहती है हम सोसाइटी हैं। क्या करते हो? बोले हम स्कूल चलाते हैं। अच्छी बात है। तुम्हारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या जरूरत है? बोले सर वो एमपी बोर्ड जो है और सीबीएसई जो है वो ये बोलते हैं कि आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हिसाब से बना के लाओ। तो उनके हिसाब से जब हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं तो वो बोलते हैं रिसीट पेमेंट बनाओ, इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ और इस फॉर्मेट में बनाओ। तो ठीक है भैया, तुम पर जब कोई लॉ नहीं लग रहा है
तो पहले ये तुम देखो कि तुम्हारा नेचर क्या है। बोले सर मैं तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हूँ, तो भाई तेरे ऊपर इनकम टैक्स एक्ट लगता है, तू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बना ले। तेरे ऊपर जीएसटी एक्ट लगता है, तू जीएसटी एक्ट के हिसाब से बना ले। तेरे को और कोई तो यूजर है नहीं। ओके। नहीं सर मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो बैंक भी यूज करेगी। देख भाई, अगर और कोई यूज कर रहा है, बैंक यूज कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज कर रहा है, तो तू एक काम कर, फिर तू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो लगा ही ले, जो नॉन एस एमएसएमई के लिए लगता है, नॉन कंपनीज के लिए वो तो तेरे को लगाने ही पड़ेंगे। वो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आएंगे। अच्छी बात है। पार्टनरशिप फॉर्म हो तो भाई पार्टनरशिप एक्ट कुछ भी नहीं बोलता, तो ये बता नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। बोले सर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, तो बढ़िया है, तू मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल बना, मस्त है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा लेना, क्योंकि तूने भी बैंक से लोन ले रखा। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क विच इज अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोज शायद विद गवर्नेंस, and that may be either in accordance with nature and objective of financial reporting, or it may be in accordance with the law or regulation of the entity। क्या मेरी बात याद आ गई? हम चालू हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट, financial statements are nothing but a structured representation of historical financial financial information, including including who? Notes, intended to communicate the users of financial statement, position of economic resources and obligation at a given point of time and changes therein over a period of time in accordance with FRF। FRF में हमने देख लिया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच इज अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइदर इन अकॉर्डेंस विद नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और अगर लॉ ने बोल दिया तो फिर तो लॉ के हिसाब से ही करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज व्हाट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर हमारी बात आ गई थी कि भैया दोस्त चैडविक गवर्नेंस कौन होता है। दोस्त चैडविक गवर्नेंस का कंसेप्ट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो मैनेजमेंट एंड दोस्त चैडविक गवर्नेंस दोनों ही एक होते हैं। पहली बात याद रखो, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और दोस्त चैडविक गवर्नेंस अलग अलग नहीं होते। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या कर रहा है उनको ओवरसी करने के लिए क्या होते हैं? दोस्त शायद विद गवर्नेंस होते हैं, जैसे लिस्टेड कंपनीज के अंदर होती है ऑडिट कमेटी। या मैं कहूं कि कुमार मंगलम बिरला की जो बड़ी एम्पायर है, उस एम्पायर के अंदर जितनी बिरला कंपनीज हैं उन सब पर डिसीजन लेने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बना रखी है, जिसमें जिसमें कुमार मंगलम बिरला और उनके 10-12 लोग हैं, और वो सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दे ऑल आर नोन एज व्हाट? दोस्त शायद विद गवर्नेंस। पर नॉर्मली जो है दोस्त शायद विद गवर्नेंस बोला जाता है ऑडिट कमेटी को। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ऑडिट कमेटी में कौन होते हैं? पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन विच with the responsibility of overseeing the strategic direction of the entity। एंटिटी का strategic direction क्या है और एंटिटी के ऑब्लिगेशन क्या है रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्यूर। ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। एक तो एंटिटी किधर जा रही है, और दूसरा अगर एंटिटी फेल्यूर हुई तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होंगे? वो दोस्त शायद विद गवर्नेंस। मान लीजिए कल से सत्यम के अंदर फ्रॉड हुआ, तो पहली जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की, दूसरी जिम्मेदारी दोस्त शायद विद गवर्नेंस की। यार तुम्हारी हर क्वार्टर के अंदर ऑडिट कमेटी मीटिंग होती है, और उस ऑडिट कमेटी मीटिंग में तुम साला फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करते हो, तो ये फ्रॉड कैसे हो गया? और 8 साल तक ये फ्रॉड चलता रहा, तो साला तुम कर क्या रहे थे? इसीलिए मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस एक साथ आता है। बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग दिस फॉर एवरीथिंग, बिकॉज जितने पापी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उनसे ज्यादा पाप किनका है? दोस्त शायद विद गवर्नेंस का, क्योंकि उन्होंने ओवरसी नहीं किया क्या उनको, और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन नहीं दी क्या उनको। इसलिए अब ये जो भी नुकसान हुआ है इसके लिए आप अकाउंटेबल है। मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस तो है ही, मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटिटी भी किसके पास है? मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस के पास। मैनेजमेंट तो क्या है? मैनेजमेंट तो एग्जीक्यूटर है।
दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस होल्डिंग कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकता है। मान लो एक होल्डिंग कंपनी, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी, अब होल्ड सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही करते हैं जो होल्डिंग कंपनी के बोर्ड बोलते हैं। तो होल्डिंग कंपनी का बोर्ड जो बोल रहा है, सब्सिडरी कंपनी का बोर्ड वो कर रहा है, तो ये होल्डिंग कंपनी का बोर्ड क्या हो गया? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला? होल्डिंग पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फिक्स करे, किसका? एंटिटी का, और अकाउंटेबल बने किसके लिए? ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू एंटिटी के लिए, उसे क्या कहते हैं? दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। तो हम चालू हुए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, अब हमें समझ में आया structured representation of historical financial information including related notes intended to communicate the users of financial statement what are the so resources and obligation at a given point of time, and what are the changes in there in over a period of time, which are prepared by the management and those shared with governance in accordance with the financial reporting framework. Then we came to financial reporting framework. हमने देखा financial reporting framework is a framework which is adopted by the management and those shared with governance either in accordance with the nature and objective of financial reporting or in accordance with the in accordance with the law relating to that एंटिटी। फिर हमने देखा यार दो चैन विद गवर्नेंस क्या होते हैं, तो हमने कहा पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू द एंटिटी एंड दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट ऑल्सो। तो अगर आपने मेरे साथ साथ सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़ी हैं तो आपको सब कुछ याद आएगा। नहीं भी पढ़ी है तो जिसने भी पढ़ाया है उसने भी पढ़ाया होगा, याद आएगा। देन कम्स, और अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी अकल तो आ ही जाएगी, आपने सेल्फ स्टडी पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपसे पहली बार पढ़ रहा हूँ, बस ये 3 दिन के अंदर ऑडिट। अब आप किसी मैजिक की आशा कर सकते हो, और अगर आप वो मैजिक हो गया तो मैं तो हिट हूं, फिर दिक्कत ही नहीं है। नाउ मिसस्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बार बार लगातार हमको परेशान करती है। मिस स्टेटमेंट किसे कहते हैं? मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है डिफरेंस। किसमें डिफरेंस? अमाउंट में, क्लासिफिकेशन में, प्रेजेंटेशन में, डिस्क्लोजर में। सो देर इज अ डिफरेंस इन अमाउंट, डिफरेंस इन क्लासिफिकेशन, डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन, डिफरेंस इन डिस्क्लोजर। क्या डिफरेंस? difference as reported by the entity and as required to be reported as per 5। चलो अब हम चलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है? कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करो। ठीक है भैया, कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर पर हम इन्वेंट्री को वैल्यू कर लेते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा हम तो कॉस्ट पे ही रखेंगे, भले एनआरवी नीचे चली जाए, क्योंकि अगर एनआरवी नीचे गई और हमने अगर एनआरवी पे बुक किया हमको ढेर सारा लॉस हो जाएगा, और फिर शेयर होल्डर भड़क जाएंगे और शेयर की प्राइस मार्केट में कम हो जाएगी और हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ना 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 ना, हम नहीं कर रहे। एक मिनट बाबू, हम नहीं कर रहे का मतलब क्या? अबे नालायक आदमी, एफआरएफ फॉलो या ना फॉलो करना तेरा डिस्क्रिप्शन थोड़ी है भाई। तू रिपोर्ट कर रहा है कॉस्ट पे जबकि एनआरवी डाउन है, जबकि यहां बोला गया था एज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड बाय एफआरएफ, यानी कॉस्ट एनआरवी दोनों में से जो भी कम हो। तो बाबू इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना था 2 लाख पे, तू साला रिकॉर्ड कर रहा है 4 लाख पे, तो 2 लाख का मिस स्टेटमेंट हो गया ना। वही तो मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट डिफरेंस इन अमाउंट। तुमने एक स्टॉक को फिक्स एसेट में ट्रांसफर कर दिया, ये फिक्स एसेट को स्टॉक बता दिया, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन रॉन्ग हो गया। तुमने करंट को नॉन करंट, नॉन करंट को करंट बता दिया, प्रेजेंटेशन गलत हो गया। तुमने गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर नहीं किया, डिस्क्लोजर गलत हो गया। भाई साहब, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो भी आपसे मांग रहा है कि इस अमाउंट पे लिखो, इस क्लासिफिकेशन में लिखो, इस प्रेजेंटेशन में लिखो, इस डिस्क्लोजर में लिखो, और अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो मान के चलो देर इज अ मिस स्टेटमेंट। यानी कि मिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट डिफरेंस इन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर
as reported by the entity and as required to be reported as per FRF, as required by the entity or as reported by the entity and as required to be recorded with FRF। यानी FRF से डिविएशन हुआ तो मिस स्टेटमेंट होगा। यानी अगर मैं कहूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, अगर मैं कहूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और अगर मैं कहूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंप्लाइंग विद FRF, तो तीनों बातें एक ही हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाए गए हैं तो ये मान के चलिए दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और अगर वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है तो डेफिनेटली वो ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे। क्या मेरी बात उन लोगों तक पहुंच रही है जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं? चलिए, तो misstatement means difference in amount, classification, presentation, and disclosure as reported by the entity and as required to be reported as per 5। So financial statement are giving true and fair view. Financial statements are free from material misstatement. Financial statements are complying with FRF। ये तीनों बातें एक ही हैं। सर, आप हमको पढ़ा क्या रहे हो? बेटा, मॉड्यूल का पहला पेज खोलने से पहले इतनी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ही हम मॉड्यूल का पहला पेज खोल पाते हैं। अदरवाइज हम मॉड्यूल का पहला पेज ही नहीं खोल सकते हैं। हम ऑडिट की डेफिनेशन शुरू ही नहीं कर सकते हैं जब तक इतना नॉलेज हमारे पास ना हो। आओ बेटा, अब थोड़ी हिम्मत करें कि ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ लें कि व्हाट इज ऑडिट। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। कैसी एंटिटी? छोटी हो या बड़ी हो, चाहे कोई भी उसका लीगल फॉर्म हो, चाहे प्रॉफिट के लिए हो या प्रॉफिट के लिए नहीं हो। वेरी गुड। सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या कर रहे हैं हम? सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेंगे तो रिकॉर्ड्स भी देखने पड़ेंगे, और खाली रिकॉर्ड्स नहीं देखने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी देखने पड़ेंगे। किसके? एक एंटिटी के। ओके। चाहे वो एंटिटी बड़ी हो, छोटी हो, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो, पार्टनरशिप कंसर्न हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, इंडियन हो, फॉरेन हो, कोई सी भी हो, एनपीओ हो, नॉन एनपीओ हो, कुछ भी हो। अच्छा, क्यों कर रहे हो ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? कंडक्टेड विद अ व्यू to form and express opinion whether financial statement are free from material misstatement। इसलिए कर रहे हैं ताकि हम फॉर्म कर सकें और एक्सप्रेस कर सकें ओपिनियन that financial statements are free from material misstatement। बहुत क्लियर। अब ऑडिट की डेफिनेशन अपनी क्लियर है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट, फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस, अनबायस्ड। ये क्या होता है? ये चैप्टर 11 में अपन देखेंगे। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस के वहां पे अपन इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस सब देखेंगे बाद में। एंटिटी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी, स्मॉल कंपनी और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। कॉमन नाउन है एंटिटी। ओके। फॉर्म एंड एक्सप्रेस ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन जो होती है राय, राय होती है जी पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मेरा नजरिया। नजरिए को क्या कहते हैं? ओपिनियन। सर्टिफिकेशन नहीं है। सर्टिफिकेट में होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, ओपिनियन में होता है पॉइंट ऑफ व्यू। ऑडिटर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट अगर कर रहा है तो वो ऑडिट नहीं, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ऑडिटर अगर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट कर रहा है तो फिर वो ऑडिट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। क्योंकि ऑडिटर तो सिर्फ क्या करता है? ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। ही ऑलवेज एक्सप्रेसेस
ओपिनियन। क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है या नहीं है, किससे? मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। मिस स्टेटमेंट अभी देखा, डिफरेंस इन अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड बाय एफआरएस एंड एज डन बाय द एंटिटी, तो वो कहलाता है मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मतलब क्या? मटेरियल मतलब मैग्नीट्यूड किसका? मिस स्टेटमेंट का। मैग्नीट्यूड किसका? मिस स्टेटमेंट का। क्या? अगर वो मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है, अगर वो मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है कि यूजर को अफेक्ट कर देगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं? मटेरियल। हम उसे क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट। तो ऑडिट क्या है? सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, रिकॉर्ड का, डॉक्यूमेंट किसके? एंटिटी के। क्यों? इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर और लीगल फॉर्म, प्रॉफिट। क्यों? टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन ओपिनियन। क्या? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। तो इससे क्या होगा? क्यों दे रहे हो? क्या होगा? अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या फर्क पड़ जाएगा? जवाब दो। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा क्या हो जाएगा? व्हाट डिफरेंस इट टेक्स? एक बच्चा बोल रहा है कि सर यूजर रिलाई कर सकता है, दूसरा कहता है कि यूजर का ट्रस्ट इनहांस हो जाता है, तीसरा कहता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अबे नालायकों, तुमको मैंने बताया था कि अश्योरेंस इसका रिजल्ट होता है। ऑडिट का रिजल्ट क्या होता है? अश्योरेंस। enhancing the confidence of the user is known as what? Assurance। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पेज पे जितनी चीजें थी वो तो हमने कर ली। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइंड, एंटिटी का मतलब होता है एनी एंटिटी विच इज डूइंग बिजनेस, ओपिनियन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज नॉट सर्टिफिकेट, मटेरियल का मतलब होता है आइटम और इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी मटेरियल इफ इट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। अरे कनेक्ट हुआ क्या? भरोसा तो किया करो टीचर पे, पढ़ाएगा, रिवाइज भी करवाएगा और बोला था आखिरी तक करवाएगा, पर नहीं। हाँ हाँ, अभी तो एग्जाम तक तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा मैं, टेंशन मत लो। रोज आना है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल ही नहीं भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डिंग अवेलेबल ही नहीं करवा रहा हूं मैं, ताकि रेगुलरिटी बनी रहे। जहां रिकॉर्डिंग आई कि आदमी गया, खत्म। चलो आओ, अब हम आते हैं अगली डेफिनेशन पे, जिसे हमने कहा अश्योरेंस। ट्रू एंड फेयर किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रूथफुली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड। हेलो, जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ट्रूथफुली क्या होनी चाहिए? रिकॉर्डेड। और फेयरली क्या होनी चाहिए? प्रेजेंटेड। तो ट्रूथफुली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है? तो भाई साहब, ट्रूथफुली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन है उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही है, उसको कहते हैं ट्रूथफुली रिकॉर्डेड। और करंट नॉन करंट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सही है, उसे कहते हैं फेयरली प्रेजेंटेड। आओ अपन अब बात करते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट की। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? अरे भाई साहब, एश्योरेंस एंगेजमेंट में अंदर तो पहले तो तीन पार्टियां होती हैं। एक कहलाती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक कहलाता है इंटेंडेड यूजर और एक कहलाता है प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का मतलब होता है प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंट। आप जरा ध्यान से सुनना। अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने बनाया एक सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर को यूज करना चाहता है कौन? इंटेंडेड यूजर। कौन यूज करना चाहता है भाई साहब? इंटेंडेड यूजर। जस्ट अ मिनट। हाँ,
इसे यूज कौन करना चाहता है? इंटेंडेड यूजर। लेकिन इंटेंडेड यूजर का कहना है कि यार ये सब्जेक्ट मैटर में गड़बड़ है, हो सकती है। अब मैं तो भाई साहब एमबी हूं, मैं तो आईआईटीएम हूं, मेरे को क्या मालूम कि इनने जो सब्जेक्ट मैटर बनाया ये तो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर है, मैं तो इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। एक काम करो, एक प्रैक्टिशनर के पास इस सब्जेक्ट मैटर को लेके जाओ, एक इस सब्जेक्ट मैटर को लेके जाओ किसके पास? एक प्रैक्टिशनर के पास। प्रैक्टिशनर मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास इसे ले जाने के बाद आप एक काम करो, उस प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलो कि बेटा एक काम करो, तुम इसे इवेल्युएट करो। इस सब्जेक्ट मैटर को प्रैक्टिशनर को बोलो कि प्रैक्टिशनर जो है इस सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करे। क्या करे? इवेल्युएट करे। इवेल्युएट करे किसके अगेंस्ट में? एक गिवन क्राइटेरिया के अगेंस्ट। और गिवन क्राइटेरिया के अगेंस्ट में इवेल्युएशन करने के बाद वो कंक्लूजन्स एक्सप्रेस करें। वाह! मतलब आप क्या चाहते हो? सर हम ये चाहते हैं कि आप जो है वो एक काम करें कि इस सब्जेक्ट मैटर को प्रैक्टिशनर के पास ले जाएं, इस प्रैक्टिशनर को बोलें कि इसे एक गिवन क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवेल्युएट करे, इवेल्युएट करने के बाद अपना कंक्लूजन दे, ताकि इंटेंडेड यूजर उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में कॉन्फिडेंट हो जाए। और ऐसा कॉन्फिडेंस अगर आपने इंटेंडेड यूजर का इंक्रीज कर दिया तो ऐसे एंगेजमेंट को हम अश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। This engagement is known as assurance engagement. वाह! सर ये तो ऑडिट ऑडिट जैसा लग रहा है। हाँ ना, ऑडिट इस खानदान का एक सदस्य है। चलो ऑडिट से ही इस अश्योरेंस को समझते हैं। यानी ऑडिट अश्योरेंस परिवार का एक सदस्य है। तो और कौन होते हैं इसके सदस्य? बाद में देखेंगे ना कौन होते हैं, अभी तो इतना समझ लो कि ऑडिट अश्योरेंस परिवार का ही एक सदस्य है। हाँ, तो फिर अपन इसको ऑडिट की तरह समझते हैं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कौन कर रहा है? इंटेंडेड यूज। इंटेंडेड यूज कौन? गवर्नमेंट, क्रेडिटर, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देयर लोग, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, ब्रोकर, सब लोग। अच्छा, इंटेंडेड यूजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों समझ में नहीं आ रहा है? अरे वो आईआईटी एमबीए बीकॉम बीबीए उनको क्या समझ में आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हाँ तो फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसे विश्वास कर लें? हाँ तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि एक स्मार्ट डायनामिक चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढो। वो क्या करेगा? वो तुम क्राइटेरिया दो उसको कि भैया इतनी इतनी चीजें इवेल्युएट करके दे दो, वो तुमको इवेल्युएट करके दे देगा और इवेल्युएट करके कंक्लूजन दे देगा। उस कंक्लूजन को तुम, जब तुम पर कंक्लूजन आएगा तुम बोलोगे वाह यार चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला हाँ 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 ये सही है। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोल दिया कि ये सही है तो भैया अपन मान जाओ कि भैया सीए ने बोला है, तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो बढ़िया, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इसे क्या कहते हैं? अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैंने आपको बोला था कि एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं, अपने शब्दों में लिखो। कैसे? जैसे कहानी कहते हैं वैसे बोल दो। When a responsible party prepares a subject matter, an intended user want an assurance about subject matter. Intended user may require that subject matter should be evaluated by the practitioner against a given criteria, and after evaluation, the practitioner may express his conclusion, and that conclusion enhances the confidence of the intended user. It is known as assurance engagement. लिखो ना, कौन मना कर रहा? पगले सरी के रटते क्या हो उसको? मतलब एक कहानी भी अगर तुम नहीं लिख सकते हो, एक स्टोरी टेलिंग भी तुमको नहीं आती है, तो तुमको फिर मतलब कोई मतलब नहीं है बाबू। क्या है? हाँ, रट रुटा के तो बात खत्म है। ये तो कोई रटे जाती है क्या चीज है? उल्टा चालू करूं तो कहीं से भी चालू हो जा। Whenever a practitioner evaluates a subject matter which is prepared by the responsible party against a given criteria and expresses the conclusion so as to enhance the confidence of intended user in the subject matter, it is known as assurance engagement। वैसे चालू हो जा भाई, उल्टा चालू हो जा।
whenever intended user uses the subject matter, but if he needs an assurance, he may ask responsible party to get the subject matter evaluated against a given criteria by a practitioner, and after evaluation, when practitioner expresses his conclusion over the subject matter, it will enhance the confidence of the intended user. It is known as assurance engagement. भाई कहीं से भी चालू करके मेरे को तू इतनी चीजें दे दे, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, प्रैक्टिशनर, इंटेंडेड यूजर, गिवन क्राइटेरिया, एक्सप्रेशन ऑफ कंक्लूजन, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इतनी चीजें तू दे दे, बाकी तेरी कहानी, तेरे को जो रामायण लिखनी बाबू लिख, कौन मना कर रहा रे, जो लिखना है लिख। सो व्हाट इज एन assurance engagement? When a practitioner is engaged, issue a conclusion over a subject matter after due evaluation against a given criteria so as to enhance the confidence of the intended user other than responsible party. It is known as what? Assurance engagement. अब ध्यान दो, मैंने तुमको अकाउंटिंग करने के लिए बोला है, मैं हूं रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, मैंने तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है। मैंने कहा यार मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते नहीं आता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। क्या ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है? बस जवाब दो, क्या ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है? नहीं है ये एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्यों नहीं है ये एश्योरेंस एंगेजमेंट? बिकॉज यहां पर रिस्पॉन्सिबल पार्टी स्वयं आश्वस्त हो रही है। ठीक है, तुमने मेरे से बोला सर हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टैली नहीं हो रहा, आप चार्टर अकाउंटेंट हो, आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टैली कर दो। क्या ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है? नहीं। तुमने कहा सर बुक्स ऑफ अकाउंट लिख दो, आप चार्टर अकाउंटेंट हो, क्या ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है? बिल्कुल नहीं। तुमने कहा सर इंटरनल ऑडिट कर दो, मैंने कहा क्यों? बोले वो एक्सटर्नल ऑडिट इंटरनल ऑडिट के काम पे रिलाई करता है, और वो ऑडिट कमेटी वाले भी इंटरनल ऑडिट के काम पे रिलाई करते हैं, तो वो चाहते हैं कि इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। हा। अब अगर इंटरनल ऑडिट हो रहा है और वो किसके लिए हो रहा है? ऑडिट कमेटी के लिए हो रहा है, तो उसे हम अश्योरेंस एंगेजमेंट कहेंगे, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को कौन यूज कर रहा है? एक्सटर्नल ऑडिटर। जब इंटरनल ऑडिटर के वर्क को एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बाबू? उसको हम बोलेंगे इंश्योरेंस एंगेजमेंट। तो इंटरनल ऑडिट एक अश्योरेंस एंगेजमेंट तो है, इट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ू, चलिए। देन हमने कहा चलो भाई ये तो समझ में आया कि ये अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट एक वन ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट है। अब अगर ऑडिट वन ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो अब बात आती है कि और अश्योरेंस एंगेजमेंट कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। तो सर एक और अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, आपको याद हो तो आपको एक चार्ट याद आएगा आपकी कॉपी में, मैं यहीं उसको बना देता हूं ताकि वो चार्ट आपको याद आ जाए। मैंने आपको बताया हुआ है और नहीं भी बताया हुआ तो कोई बात नहीं। अश्योरेंस एंगेज, देखो प्रैक्टिशनर दो तरीके की सर्विस देता है। प्रैक्टिशनर दो तरीके की सर्विस देता है, एक देता है अश्योरेंस और एक देता है नॉन अश्योरेंस। अश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड भी दो तरीके के अश्योरेंस होते हैं, एक होता है जिसमें हम हाई हाई बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस देते हैं, और एक होता है जिसमें हम मॉडरेट बट नॉट हाई अश्योरेंस देते हैं। जिसमें हम हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं उसे हम कहते हैं ऑडिट, और जिसमें हम देते हैं मॉडरेट बट नॉट हाई एश्योरेंस उसको हम कहते हैं रिव्यू, और इसे हम कहते हैं सिर्फ एश्योरेंस, और इस नॉन एश्योरेंस को हम कहते हैं रिलेटेड सर्विसेज। ऑडिट के लिए हमने क्या इशू करवा लिए? एसेज। रिव्यू के लिए क्या इशू करवा लिए? रिव्यू। एश्योरेंस के लिए क्या इशू करवा लिए? एसएईज। और इनके लिए क्या इशू करवा लिए? एसआरएस। हमारे कोर्स में भी सिर्फ क्या है? ऐसे ऐसे कौन इशू करता है? डबल एएसबी ऑफ आईसीए। जिस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने की प्रोसेस है, सेम टू सेम प्रोसेस डबल एएसबी की भी।
डबल एज भी पहले समस्या सुनता है, समस्या के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग उठाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को देखने के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को हमने वैसे अडॉप्ट ही कर रखा है, उसके बाद वो कम काउंसिल में जाता है, अगर उनको कोई नेसेसरी चेंज करना होते हैं तो वो चेंज कर देते हैं, और वो चेंज करने के बाद काउंसिल से वो पास हो जाता है, और पास होने के बाद वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बन जाता है। कई बार क्या हुआ है कि काउंसिल ने जो चेंजेस किए हैं वो नफरा को पसंद नहीं आए। अभी जो मैटर चल रहा है नफरा का वो यही चल रहा है कि यार आपने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में से कुछ चीजें हटा दी हैं, नफरा का कहना है कि हमको वो चीजें चाहिए, इसलिए अब वो कह रहे हैं कि आपके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में अमेंडमेंट करो। बस यही लफड़ा है, ज्यादा यूट्यूब के चक्कर में पड़ना मत, आपको कोई आने वाला नहीं है वो लफड़ा, अभी हमारे लेवल पे ही नहीं सुलटा है वो, तो तुमको कौन पूछेगा। तो ओवरऑल standards on auditing, standards on review services, standard on assurance engagement and standard on related services, ये चार तरीके की सर्विसेज हैं, और इनके चार तरीके के क्या हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं। इनको मारो गोली, अपन तो आओ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, अपन अपने ऑब्जेक्टिव पे है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? ऐसे 200 ने कहा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है। ऐसे 200 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है, हे ऑडिटर, तुम रीजनेबल अश्योरेंस लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और। ऑडिटर बोलो, तुम ऑडिट करने जा रहे हो, हाँ, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है मालूम? बोलो। मछली की आंख देखो, क्या मछली की आंख ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इससे क्या होगा? अरे, अब मैंने अगर रीजनेबल एश्योरेंस ले भी लिया तो उससे क्या उखाड़ लूंगा मैं? अरे बाबू, अगर रीजनेबल एश्योरेंस ले लिया तो तू इस लायक हो जाएगा कि तू एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर तरीके से एफआरएफ के अनुसार बने हैं कि नहीं बने। ओ तेरी, वापस एफआरएफ आ गया, बिल्कुल आएगा ना भाई। जब तुम इस बात का रीजनेबल अश्योरेंस ले लोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो तुम कॉन्फिडेंस से चिल्ला के कहोगे कि बाबू एफआरएफ कंप्लाइड है, क्योंकि एफआरएफ अगर कंप्लाइड नहीं होता तो मिस स्टेटमेंट होता ना। मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ रखी है बाबू अपन ने। क्या पढ़ी मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन? बहुत क्लियर पढ़ रखी है कि मिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट डिफरेंस इन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर एज। बहुत क्लियर है, अब रटने की जरूरत थोड़ी है। ऑब्जेक्टिव ऑडिटर क्या है? obtain reasonable assurance क्या, that financial statement as a whole क्या are free, कहां से? मिस स्टेटमेंट से। कैसे? whether due to fraud और error। क्यों? ताकि ऑडिटर इनेबल हो सके किस बात से? कि वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर पा रहा है क्या, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो उसके लिए बोलेगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। वाह, मतलब ऑडिटर को ये ओपिनियन एक्सप्रेस करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एफआरएफ है, इसलिए वो क्या ले रहा है? रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, एंड नाउ इट रिपोर्ट्स। ये क्या कर रहा है? रिपोर्ट कर रहा है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे? इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे 700 के हिसाब से। तो भाई साहब, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर ऐसे 200 में क्या रहा? obtain reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, enabling the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respect as per FRF, and to report on financial statement as per standards on auditing। मतलब पहले रीजनेबल एश्योरेंस लो, उसके बाद उस रीजनेबल एश्योरेंस के बाद एक कंक्लूजन लो, और उस कंक्लूजन को फिर रिपोर्ट करो।
ऐसा हमको बोला गया है एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब बात आई थी कि भाई साहब, आपने कहा कि ऑडिट भी होता है और रिव्यू भी होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एश्योरेंस एंगेजमेंट जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एक होता है जिसमें हम हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं, और एक होता है जिसमें हम मॉडरेट बट नॉट हाई एश्योरेंस देते हैं। जिसमें हम हाई बट नॉट देते हैं उसे हम ऑडिट कहते हैं, और जिसमें हम मॉडरेट बट नॉट हाई देते हैं उसे हम रिव्यू कहते हैं। इसे हम रीजनेबल अश्योरेंस कहते हैं, और इसे हम लिमिटेड एश्योरेंस कहते हैं। जो रीजनेबल एश्योरेंस देता है वो कौन है? ऑडिट। जो लिमिटेड एश्योरेंस देता है वो कौन है? रिव्यू। अच्छा, मतलब ऑडिट की अगर एक और डेफिनेशन निकालने जाए तो हम बोलेंगे रीजनेबल व्हेन एवर प्रैक्टिस इज whenever a practitioner gives a service to a person in which he evaluates the historical financial statement and gives a high but not absolute assurance, that is called a reasonable assurance, then it is known as audit. And if he gives high, if we use moderate but not high assurance, that will be called as a review. और उन दोनों के डिफरेंस क्या है, ये बिल्कुल आपको पूछे जा सकते हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस किस में? ऑडिट में और रिव्यू में। व्हाट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दे विल मेक इन ऑडिट एंड रिव्यू? पहली बात, लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऑडिट में हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, रिव्यू में मॉडरेट बट नॉट हाई। वेरी गुड। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बाबू, जब हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना है तो मोर एक्सटेंसिव एंड एलाबोरेटिव प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे जी। और अगर आपको उतना ज्यादा नहीं देना है तो कंपैरेटिवली लेस एक्सटेंसिव। टाइप ऑफ एश्योरेंस सर, ऑडिट में हम क्या बोलते हैं मालूम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। उस एश्योरेंस को बोला जाता है पॉजिटिव एश्योरेंस। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव एश्योरेंस। लेकिन रिव्यू जब करते हैं तो वहां पर हम क्या देते हैं? नॉर्मली नेगेटिव एश्योरेंस। नेगेटिव एश्योरेंस क्या बोलता है? prima facie we have no evidence that financial statements are not giving true and fair view। मतलब मैंने थोड़ी बहुत प्रोसीजर लगाई और उन प्रोसीजर्स को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि प्राइमा फेसी तो नहीं लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है। एक को ऑडिट कहते हैं, दूसरे को रिव्यू कहते हैं। गजब। और दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों एश्योरेंस सर्विस है, दोनों हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। दोनों केसेस में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना जरूरी है। ये ध्यान रखना बाबू कि रिव्यू कर रहे हूं या ऑडिट कर रहे हूं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो अपने को लेने का ही लेने का। समझ में आई? याद आई बात? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज जो देखा, क्या देखा? शुरू से रिवाइज कर लेते हैं आज का रिवीजन। सबसे पहले हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। हमें पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स intended to communicate the user of financial statement the position of economic resources at a given point of time and changes there is over a period of time इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर हमने कहा भाई साहब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? तो हमें बोला गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मींस फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइदर in accordance with the nature of the entity and objective of financial reporting or in accordance with law and regulation governing the entity। उसके बाद हमने कहा भाई साहब दोस्त शायद विद गवर्नेंस क्या होते हैं? तो हमको बोला गया पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। फिर हमने पूछा मिस स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो बोलते हैं कि मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है डिफरेंस इन अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज रिपोर्टेड बाय द एंटिटी एंड एज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क।
और फिर हमने कहा 3 लाइन एक सरी की होती हैं, चाहे पहली लाइन हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, या हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लाइंग विद एफआरएफ। फिर हमने कहा भैया ऑडिट क्या होता है, तो हमसे बोला गया ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ एन एंटिटी irrespective of its size and nature of its business and irrespective whether it is for making profit or not. When as such an examination is conducted with a view to form an express opinion whether financial statements are free from material misstatement or not. इसके बाद हमने देखा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट, अनबायस्ड इम्पार्शियल, एंटिटी का मतलब होता है कोई भी बिजनेस एंटिटी, ओपिनियन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज नॉट अ सर्टिफिकेट, एंड item or information is said to be material if it can influence the economic decision of the user, that is called materiality. उसके बाद हम आए एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, तो हमने बोला कि व्हेन अ प्रैक्टिशनर इज एंगेज टू इशू अ कंक्लूजन ओवर अ सब्जेक्ट मैटर आफ्टर ड्यू इवैल्यूएशन अगेंस्ट गिवन क्राइटेरिया सो एज टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरनल इंटेंडेड यूजर other than the responsible party, it is known as what assurance engagement. इंटरनल ऑडिट वन ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, ट्रूथफुली रिकॉर्डेड और फेयरली प्रेजेंट होना चाहिए। ऑडिट और रिव्यू में क्या डिफरेंस है ये तो अभी देखा, इसे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है, तो हमने कहा कि टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, so that he can enable to express an opinion that financial statements are prepared in all material respect in accordance with FRF, and to report on financial statement and communicate as per essay with his findings. जब मैंने पिछली बार रिवीजन करवाया था तो बच्चों ने कहा आपने ऐसा रिवीजन क्यों नहीं करवाया। मैं चाहता था कि एक बार आप खुद से पढ़ो, लेकिन क्या है मानते नहीं। लोगों को तो बस ये कि यार ये हमको वापस पढ़ा दे। अगर मैं वापस वहां पढ़ा देता तो आप उतने 5-6 यूनिट जो मैंने पहले रिवाइज करवाई आप खुद से नहीं पढ़ते। अब ये उस समय करा देता ना बाबू तो फिर भूल जाते तुम। अभी करवाए ना, मस्त। चल, तो यहां तक अपनी बात हुई। अब बच गए हैं 7। हमारा टाइम हो गया है राइटिंग प्रैक्टिस का। आज जितने क्वेश्चन पढ़े उसके हिसाब से हम अब राइटिंग करते हैं। राइटिंग नहीं करी तो बर्बाद हो जाएंगे। पहली बात, हमारी राइटिंग का पहला नियम ये कि हम क्वेश्चन को देख के डिसाइड करेंगे कि ये कितने मार्क्स का है। हमने कहा दादा ये 4 नंबर का है, ये भी 4 नंबर का है, और ये भी 4 नंबर का है। अब अगर ये 4-4 नंबर के क्वेश्चंस हैं तो ये मान के चलिए कि अपने को 1.5 मिनट 1 नंबर का मिल रहा है। अगर हम इस 1.5 मिनट 1 नंबर पे पहुंच गए तो 100 नंबर को करने के लिए हमारे पास कितने मिनट, 70 नंबर को करने के लिए हमारे पास कितने मिनट होंगे, कैलकुलेट कीजिए। 70 नंबर को पूरा करने के लिए 1.5 यानी 105 मिनट। 105 मिनट यानी कि करीब करीब 1.75 आवर यानी 1.25 घंटे। तो सर क्या 3 में से 1.25 घंटे यानी क्या 1.25 घंटा हम एमसीक्यू में लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार क्वेश्चन के नंबर्स ज्यादा हो जाते हैं। कई बार एमसीक्यू के अंदर केस स्टडी 1.5 पेज की आ जाती है ना। वैसे अगर देखा जाए तो 180 मिनट में 100 नंबर आते हैं यानी 1.8 मिनट होता है। पर मैंने उसको बेंचमार्क कर दिया 1.5, ताकि अपना पेपर कभी भी ये ना हो कि यार छूट गया या नहीं हुआ, पूरा करके आना है। तो 1.5 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 मार्क्स, 6 मिनट के अंदर
इस क्वेश्चन को पढ़ना भी है, स्ट्रक्चर भी बनाना है और राइटिंग भी करनी है। ये स्किल डेवलप करने के लिए ही आप लोग मेरे साथ यहाँ पर अब 30 दिन तक उपस्थित हो। तीनों चीजें करनी। घर पे भी जो मैं होमवर्क दूंगा उस होमवर्क को आपको फिर से करना है, लेकिन अब की बार टाइम घड़ी लगा के। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। चलो आ जाओ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। Lalji Bai has purchased share of company listed on NSE. Audited financial statement of the company provide picture of healthy financial performance having robust turnover, low debt and good profit. On above basis, he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. Do audited result and audit reports of the company provide such an assurance to investor like Lalji Bhai is thinking of Lalji Bhai is correct. अब ये तो पहले भी किया हुआ, तो अब ये रिवीजन करने के अंदर आप ऐसा क्या कर डालोगे सर जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाबू आप सुनो, सब लोग अपना मोबाइल निकाल, सब लोग अपना मोबाइल टेबल पे रखो, स्टॉप वॉच निकालो, क्लॉक निकालो, क्लॉक, क्लॉक में जाओ और स्टॉप वॉच पे जाओ, टाइमर पे जाओ, टाइमर पे जाकर 5 मिनट का टाइमर सेट करो, क्योंकि इस क्वेश्चन को अपन ने कितने मिनट का टाइमर दिया है, 5 मिनट का। 5 मिनट का टाइमर लगाने के बाद आपको 5 मिनट का टाइमर लगाना है आपको, और उस घड़ी को आपको अपने पास रख लेना है। समझ में आया? यू नीड टू कीप अ वॉच विथ यू। मैंने भी टाइमर लगा के रख लिया, आपको भी दिखा दूं कि टाइमर कहाँ है। अच्छा, इस टाइमर को ऊंचा करता हूं। This timer is here, which is showing you the time. सॉल्व चेक करना पड़ेगा। चलो मैं अपने पास रख लेता हूँ, आप अपने पास रख लो, अपन एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट करेंगे। तो इसके इंतजाम भी कर दिया जाएगा, कल इसके ऊपर यही टाइमर ले आऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं, 5 मिनट में कैसे होगा। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। Lalji Bhai has purchased share of company listed on NSE. Audited financial statement of the company provide picture of healthy financial performance having robust turnover, low debt, good profit. On above basis, he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. Do audited result and audit report of company provide such assurance to investor like Lalji Bhai is thinking of Lalji Bhai is correct. हमको समझ में आया कि लालजी भाई ने शेयर खरीदे हैं एक कंपनी के लिस्टेड के, और वो ये कह रहे हैं कि इसका रॉबस्ट टर्नओवर है, लो डेट और गुड प्रॉफिट है, तो वो एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड है कि उनकी मनी जो इन्वेस्ट की गई है उनके द्वारा वो बिल्कुल सेफ है और कोई चांसेस नहीं है कि वो मनी लूज हो जाए। क्या ऑडिटेड रिजल्ट और ऑडिट रिपोर्ट इस तरीके का अश्योरेंस इन्वेस्टर को प्रोवाइड करती है? क्या लालजी भाई की थिंकिंग करेक्ट है? हमको समझ में आ गया। हमको इसमें बताना है कि नहीं भैया लालजी भाई आपकी थिंकिंग गलत है,
क्योंकि हम यहाँ पर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते हैं, हम यहाँ पर लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं। तो अपन पहले लिख देंगे ऑडिट की डेफिनेशन, उसके अंदर लिखेंगे रीजनेबल ऑडिट, सॉरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट लिखेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस को अंडरलाइन करेंगे। फिर रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में बोलेंगे कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता है, इसलिए इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इतना हम देखेंगे। तो भाई साहब कितने मिनट हुए? इतना सोचने करने में कितना टाइम निकल गया? देखा आपने स्टॉप वॉच पे? हाउ मेनी मिनट्स? 1.75। 2 मिनट मान लो, 2 मिनट लग गए, हाँ ना? ठीक है ना? तो 2 मिनट में अपने को ये कंक्लूड हो गया कि 2 मिनट के अंदर अपन ने इतना पढ़ लिया है। ये हुआ आपका पहला पॉइंट, पहला टारगेट ये कि भाई साहब 6 मिनट के अंदर मेरे को इस आंसर को लिखने का है। इसमें से 2 मिनट तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए किसमें? पढ़ने में, समझने में, क्या लिखना है उसमें। अब समझ, एक बात ध्यान रखना बाबू, अगर तुमने इतना पढ़ने के बाद ये बोला कि यार है ना, इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, तो घासलेटी आदमी जो शुरू के 15 मिनट तेरे को दिए ना पेपर पढ़ने के, वहीं पढ़ लेता और डिसाइड कर लेता। ये 2 मिनट भी नहीं लगते, फिर 2 मिनट का 1 ही मिनट लगता, क्योंकि 1 मिनट तो तू पहले ही 15 मिनट में देख चुका है कि इसको करना है कि नहीं करना है। तो अगले टाइप के काम मत करना कि जो 15 मिनट मिले पेपर पढ़ने के उसमें तो इधर उधर देख रहा है, और जब पेपर आया, पेपर मिल गया, उसके बाद भी 15 मिनट दिए थे पढ़ने के, नहीं नहीं उस समय तो इधर उधर देख रहे थे, आप बोले वापस पढ़ रहे हैं। भाई साहब उस समय डिसाइड कर लो ना ऑर्डर। और अब अगर तुमने इसका ऑर्डर चेंज किया तो ये 2 मिनट में से 1 मिनट चला गया, क्योंकि अगला 1 मिनट वापस लगेगा इसको वापस पढ़ने में जब आप आखिरी में करोगे। इसलिए प्लीज डोंट चेंज ऑर्डर अनलेस एंड अनटिल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कोई चीज ना हो जाए। ऑर्डर पहले से डिसाइड होना चाहिए और ऑर्डर बिल्कुल होना चाहिए। भाई साहब मैं राइटिंग प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसलिए आपको ये ध्यान देना जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, शुरू के 15 मिनट में हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर डियर फ्रेंड। पहले 15 मिनट में हम क्या करेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट मसला रहेगा ही रहेगा। तो कृपा करके इसे बिल्कुल ध्यान रखें कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है ना? 15 मिनट में कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा, ये निर्धारित आप कर लें तो ज्यादा बेटर है। चलिए, तो अब वापस शुरू करते हैं। फिर से अपने टाइमर पर आओ, नया टाइमर लगाओ, स्टॉप वॉच लगा लो या तो, और लिखना शुरू करते हैं, है ना? लिखने में हम क्या लिखने वाले हैं ये अपन ने पहले डिसाइड कर लिया। आओ लिख के देखते हैं। सर, मुझे ये लिखना है सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो मैं क्या करूंगा, 1 मिनट, अकॉर्डिंग टू SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. Objective of auditor is to obtain reasonable assurance whether financial statements are free from material mistake। बाबू देखो यहीं रुक जाना, अब इससे आगे मत जाना।
क्योंकि बाकी चीजें तो किसी काम की है ही नहीं ना। आपको यहीं रुक जाना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप हियर ओनली। आपको यहीं रुक जाना पड़ेगा और यहीं रुक कर आपको चीजें देखनी पड़ेंगी वापस से। समझ में आया? देन इसके बाद आप चालू हो जाओगे अगले पॉइंट पे। इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन, अब अपन नाम भूल गए, लालजी भाई। लालजी भाई invested in company share and presuming that as the audit has been done, has been conducted, there is absolute assurance about safety of investment, which is not correct. Auditor only gives reasonable, that is high, but not absolute assurance. Reasonable assurance, not absolute. Hence, पूछा क्या था आखिरी में? इज थिंकिंग ऑफ लालजी भाई करेक्ट? हेंस थिंकिंग ऑफ लालजी भाई इज नॉट करेक्ट। खत्म, स्टॉप। भाई साहब, ये रहा आपका 4 नंबर का आंसर। आप चाहो तो अभी आपके पास करीब करीब जो है 25-30 सेकंड बचे थे और अपन तो 1.5 पे है। अपन को तो 1.7 तक का भी चांस है। अपन उस 1.7 तक के चांस को भी ले सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि फालतू का हुआ है कि पेपर पूरा नहीं होता। पेपर वाकई में पूरा होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार सर झुकाकर लिखना चालू किया तो वो तभी उठेगा सर जब हम चल। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। फिर से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, देखते हैं कितनी देर लगती है। देखो बेटा, अब मैं आपको पेज वाइज भी बता दूं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं पेज वाइज क्या। 4 मार्क्स के लिए 60% से 70% पेज, 5 मार्क के लिए 75% से 80% पेज, और 6 मार्क्स के लिए फुल पेज, और 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो आते ही नहीं है आजकल 1.5 पेज। दैट वुड बी योर, यानी क्या हो रहा है, दैट वुड बी योर गोल। वो आपका गोल होना चाहिए। ये आपका गोल होना चाहिए। यानी 60 to 70% पेज कितने मार्क्स के लिए? 4। 75 to 80 किसके लिए? 5। फुल पेज किसके लिए? 6। 7 मार्क्स किसके लिए? 1.5। ये रहा आंसर। चल, अब चालू करते हैं वापस से दूसरा क्वेश्चन पढ़ना।
अभी स्कोप ऑफ ऑडिट अपन ने नहीं पढ़ा है, इसलिए वहां नहीं जाएंगे, तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। चले पढ़ना चालू करें तीसरा क्वेश्चन। स्टॉप वॉच चालू रखिए। 1 2 3 स्टार्ट। A huge fire broke out in Noida plant of KT Limited. Plant assets comprising building, machinery and inventories were insured from branch of public sector insurance company. Apart from an insurance surveyor who was deputed for assessing the loss, Regional Office of Insurance PSU also appointed a CA for verification of books of accounts and financial records of the company and circumstances surrounding the loss. He was also requested to submit an early report. Would the report by CA is in nature of audit report? तो भाई क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो फिर एक बार पढ़ लो भैया। ह्यूज फायर ब्रेकआउट हुआ नोएडा में, असेट में बिल्डिंग थी, मशीनरी थी, इन्वेंट्री थी, वो इंश्योर्ड थी किससे? ब्रांच ऑफ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी से। अपार्ट फ्रॉम इंश्योरेंस सर्वेयर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को और अपॉइंट कर दिया कि तू यार एक काम कर, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक कर, सर्कमस्टांसेस चेक कर जिसके अंदर क्या हुआ है, ये सब लफड़ा झगड़ा हुआ है, और हमें आकर एक रिपोर्ट दे। तो रिपोर्ट क्या होगी कि भाई जितना लॉस वो बोल रहा है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देख ले उतना स्टॉक था कि नहीं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड देख ले उतना पैसा था कि नहीं, सर्कमस्टांसेस देख ले दिख रहे थे क्या, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको देंगे। तो हमको आके रिपोर्ट कर दे। वेरी गुड। मतलब मुझे लग रहा है कि ये ऑडिट तो है ही नहीं, या तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट करना है, ये तो इन्वेस्टिगेशन है। चल मेरा काम खत्म हुआ। अब मैं लिखना चालू करूंगा। तो मैं इसमें ये लिखूंगा कि ऑडिट तो जो होता है वो क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, और यहाँ ओपिनियन नहीं मांगा जा रहा है, यहाँ तो सर्टिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो मैं ये लिख दूंगा। चलो मैं लिखना चालू कर लूंगा। स्टॉप। कितना मिनट लगा इस डिसीजन को लेने में? फिर से वही 2 मिनट, नॉट मोर देन दैट। 1 मिनट 50 सेकंड में तो आपका डिसीजन हो जाता है कि भाई 1 मिनट 55 सेकंड में आपका डिसीजन खत्म। यू विल बी आउट। कि मेरे को क्या लिखना है, यू विल बी वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अब फिर से लिखना है। पूछा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, वुड द रिपोर्ट ऑफ सीए इज इन नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देखो, सबसे बड़ी गलती अपनी ये होती है कि अपन लिखना चालू कर देते हैं बिना ये देखे कि उसने हमसे आउटपुट क्या पूछा। क्या आउटपुट पूछा बेटा यहाँ पे? वुड द रिपोर्ट बाय सीए इन नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या ये ऑडिट रिपोर्ट जो सीए की है, ये जो रिपोर्ट जो सीए की है, क्या ये ऑडिट रिपोर्ट की तरह है? ये उसने पूछा है। हाँ। तो अब हमको लिखना है दैट। फिर से चालू करते हैं। कितने मिनट बचे अपने पास? 4 मिनट। 4 मिनट के अंदर अंदर इस आंसर को अपने को लिखना है। मैं थोड़ा सा खाली पेज ले लेता हूं ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं। 1 2 3 स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू, थोड़ी सी मोटी कर लूं पेंसिल। विजन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 डी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, of independent auditor, and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. Objective of auditor is to express opinion
in his report whether financial statements are giving true फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे एफएस नहीं लिख सकते दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम material mystery. Here in the given question, insurance company appointed auditor evaluate the circumstances of loss and examine the books of accounts, ensure that claim made by client is hence we can conclude that it is not an audit, rather it is an investigation. Hence, report given by CA cannot be said as audited. आप बिल्कुल भी मॉड्यूल पे मत जाना, स्टॉप। मॉड्यूल तो अपने हिसाब से लिख रहा है, मॉड्यूल तो अपने हिसाब से लिखता है भाई साहब। देयर इज सम प्रॉब्लम विद क्या मैं जब लिखना चालू करता हूँ ये आईपैड थोड़ा बहुत हिल जाता है जिस कारण से कम्युनिकेशन गड़बड़ होता है। कोई बात नहीं। लुक 3 मिनट 35 सेकंड में हमने इसको लिख लिया और 2 मिनट के अंदर हमने इसको पढ़ लिया। टोटल 5 मिनट 35 सेकंड के अंदर हमने इसे लिख लिया। इतनी प्रैक्टिस अगर अपनी होगी तो बताइए अपने को कोई किस तरीके से बोल सकता है यार हमारा पेपर छूट गया। हाउ इज इट पॉसिबल कि आपका पेपर ही छूट जाएगा? होना ही नहीं चाहिए। पेपर छूट रहा है मतलब लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आपका पेपर छूट रहा है मतलब आपकी लिखने की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। अब आप रोज मेरे साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करोगे, इस आशा से मैंने जो है ये चालू किया कि भैया मार मार के लिखाओ, सालों को नहीं लिखते तो क्या करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद इनहेरेंट लिमिटेशन वाला क्वेश्चन है और उसके बाद अश्योरेंस रिपोर्ट फर्स्ट क्वार्टर ईयर बाय स्किपिंग द रिक्वायर्ड डिटेल क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आओ, ये क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा बाबू? 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितनी देर में खत्म करना है अपने को? नाउ इफ दिस क्वेश्चन कम्स दैट वुड बी ऑफ 3 मार्क्स। हेलो, तो ये वाला क्वेश्चन, इसको क्या हो गया यार? अरे सब नाटक कर रहे हैं। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5, तो मेरे प्यारे दोस्त
ये क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, और 3 नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 4.5 मिनट्स अपने पास यहाँ मिलते हैं, जिसके अंदर अपने को इस क्वेश्चन को पूरा करना है। अब इस क्वेश्चन को जब पूरा करना है 4.5 मिनट्स में, फिर से घड़ी स्टार्ट करते हैं। पढ़ने में कितना टाइम लगना चाहिए? 1 2 3 स्टार्ट। Management of Exotic Tours and Travel Limited requests its auditor Raja and Company to provide an assurance report on financial information for first quarter of the year by skipping required detailed procedure। ये आप डिटेल्ड प्रोसीजर हटा दो, आप तो सिर्फ जो है एक अश्योरेंस रिपोर्ट दे दो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, ज्यादा डिटेल्ड प्रोसीजर मत लगाओ। कैन राजा एंड कंपनी प्रोवाइड सच रिपोर्ट? पहली बात, what would be the nature of such report? दूसरी बात, would it be necessary for them to obtain sufficient and appropriate audit evidence? तीसरी बात, समझ गया क्वेश्चन रिव्यू का है और इसमें रिव्यू के बारे में बात करनी है, इसको ऑडिट नहीं कहना है और इसको रिव्यू कहना है, तो ये समझ में आ गया। स्टॉप। 45 सेकंड के अंदर हमने इस क्वेश्चन को पढ़ के खत्म कर दिया। हाँ, अब हम इसको कैसे उठेंगे? अब देखो, वाकना वाकना मत, नहीं तो पता चला फिर लिख दिया अकॉर्डिंग टू एसे 200। ओ अंकल, ये एसे 200 का एड्रेस नहीं है। हाँ, तो अब समझ में आया ना कि अब इसमें अपन लिखें क्या? एसे 200 तो आएगा ही नहीं, तो फिर क्या लिखें? आओ तुमको नया एड्रेस देता हूं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू हुए ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑन assurance engagement, sorry, on assurance engagement, AASB of ICAI has defined limited assurance services अपन ने चालू ही नहीं किया, ने चालू कर लिया हो, as review। Limited assurance means applying limited audit procedures giving moderate but not high level of assurance। Giving moderate but not high level of assurance। Such engagement is different from audit। In audit, auditor gives reasonable assurance। It should be noted, in review also, auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence। अब आपको याद आना चाहिए, उसने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आपका कंक्लूजन भी 3 पे आना चाहिए। क्या ये रिपोर्ट दे सकता है? हाँ।
क्या नेचर होगा इस रिपोर्ट का वो, और क्या नेसेसरी होगा। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट such report can be given as review report. दूसरा, such such report can be given as review report. दूसरा क्वेश्चन क्या था, फिर जाके पढ़ना पड़ रहा है। व्हाट वुड बी नेचर ऑफ सच रिपोर्ट। सच रिपोर्ट, अच्छा अपन ने एक ही क्वेश्चन में लिख दिया है, जबकि अपने को उसको सच रिपोर्ट कैन बी गिवन, सच रिपोर्ट इज नोन एज रिव्यू रिपोर्ट एंड sufficient and appropriate audit evidence for such reason, for such limited assurance। क्लैरिटी के साथ एक 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 नंबर देगा, काम खत्म, स्टॉप। एक 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 मस्त देगा। रिव्यू में तो एडिक्वेट नहीं भाई साहब, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही देते हैं। रक्षल, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही लगते हैं दोनों। एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस देते हैं, बट एडिक्वेट मीन्स व्हाट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। कितने मिनट लगे अपने को, मैं तो स्टॉप वॉच चालू करना भूल गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन, जिसमें हमने इस चैप्टर के टॉपिक्स को देखा और उनको लिखने की कोशिश की। कल फिर अपन बैठेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा बाबू, कॉन्फिडेंस तो मैं ही वापस लाऊंगा ना, बात ही खत्म हो गई।